हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने वेव ऑप्टिक्स को चुना है, रीजन बीइंग वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स कैरी करती है आपके एग्जाम में एज कंपेयर टू दैट ऑफ रे ऑप्टिक्स। मैं रे ऑप्टिक्स इसके बाद कवर करूंगा। तो आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को आप कहते हैं ऑप्टिक्स। हम ऑलरेडी डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि जो मैटर होता है उसका दोहरा स्वभाव होता है। मैटर बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर जो लाइट है, लाइट के दो कैरेक्टर होते हैं। फिर से लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट एज वेव भी बिहेव करती है। तो हमें इस टॉपिक में जो स्टडी करना है वो केवल वेव नेचर को स्टडी करना है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके पास कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से, जिसको मैंने ऑलरेडी अपनी मॉडर्न फिजिक्स जब मैंने स्टार्ट की थी तो वहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था इसे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो थी स्टूडेंट्स वो 1675 में आई थी। ये न्यूटन ने प्रपोज की थी थ्योरी, और न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट जो होती है स्टूडेंट्स, लाइट ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। लाइट के पार्टिकल नेचर को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, लाइट बिहेव एज पार्टिकल। इन पार्टिकल्स को, इन टाइनी पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दिया था स्टूडेंट्स कॉर्पस्यूल्स। इसीलिए स्टूडेंट्स कॉर्पस्यूल्स, इसीलिए इस थ्योरी का नाम होता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इसमें यह सपोज किया जाता था कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स इस तरीके से आगे की ओर मूव करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से ये मूव करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स लाइट का आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी होगी। फॉर एग्जांपल, लाइट की एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, लाइट की प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन, देन वन मोर इंपॉर्टेंट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइट का सीधी रेखा में ट्रेवल करना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी न्यूटन ने एज अ पार्टिकल नेचर के तौर पे एक्सप्लेन की स्टूडेंट्स। इन कॉर्पस्यूल्स को इन्होंने क्या कहा कि एक कोई भी इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, कंसीडर कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये कॉर्पस्यूल्स जो होते हैं उनको एमिट करता है। कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास। अब ये क्या करता है, ये छोटे छोटे कॉर्पस्यूल्स जो होते हैं उनको एमिट करता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, जब ये कॉर्पस्यूल्स को एमिट करता है तो कॉर्पस्यूल्स का साइज क्या होगा, कॉर्पस्यूल्स की शेप क्या होगी, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के, जो भी आपके पास इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये डिपेंड करता है उसकी शेप के ऊपर, उसके साइज के ऊपर। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये आपके पास किसी भी पर्टिकुलर शेप के हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं। हालांकि इनका जो स्टूडेंट्स मास होता है, ये कंसीडर किया गया कि इनका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इसे आप मासलेस पार्टिकल भी कह सकते हैं। ये जो आपके पास कॉर्पस्यूल्स थे इनका जनरली मास नहीं होता है, दे आर मासलेस पार्टिकल्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को काफी टाइम तक एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो थी न्यूटन की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स? तो प्रॉपर्टीज थी, जैसे आप जानते हैं, एक प्रॉपर्टी है आपके पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर लाइट जो होती है वो
वेव की फॉर्म में इमर्ज करती है, वेव की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, और वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो देखने को मिलती है वो ज्यादा मिलती है कंपेयर टू द अदर प्लेसेस। देन वन मोर थिंग, एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। देन देर इज वन मोर थ्योरी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, पोलराइजेशन। तो ये इसकी स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस थी इस थ्योरी की, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देन स्टूडेंट्स इसके अलावा इसी के टाइम पे एक पैरेलल साइंटिस्ट थे जो इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, इनका नाम था आपके पास क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स जो थे ये इसी के टाइम पे, यानी कि न्यूटन के टाइम पे ही पैरेलल में वर्क कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की थी वो न्यूटन के बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्रिश्चियन हाइगन ने ये 1678 में ये थ्योरी प्रपोज की है स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो एज अ पार्टिकल और कॉर्पस्यूल बिहेव नहीं करती। लाइट जो होती है ये आपके पास होती है एक वेव। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स वेव दो तरह की होती है, एक आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरी आपके पास होती है ट्रांसवर्स वेव। दोनों में मैं आपको मतलब समझा देता हूं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसी वेव होती है स्टूडेंट्स जहां की और वेव प्रोपेगेट कर रही है, कंसीडर वेव ऐसे आगे की ओर प्रोपेगेट कर रही है, तो वेव भी उसी दिशा में प्रोपेगेट कर रही होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो भी उसी डायरेक्शन में होते हैं, कहीं पर बहुत नजदीक होते हैं तो कहीं पर बहुत दूर होते हैं पार्टिकल्स लाइक दिस, फिर कहीं पर बहुत फिर से नजदीक आ जाते हैं। तो जब वेव इस तरीके से मूव करती है कि पार्टिकल्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये आपके पास वेव प्रोपेगेशन है, इस साइड की ओर वेव ट्रेवल कर रही है, और जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका एक एग्जांपल आता है, इसका एक एग्जांपल है आपके पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। ये तभी मूव कर सकती है, तभी ट्रैवल कर सकती है अगर ये किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंसीडर आपके पास वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। अब स्टूडेंट्स इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो वेव प्रोपेगेशन है वो फॉरवर्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ऑन द अदर हैंड जो पार्टिकल्स इसमें वाइब्रेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे ये है, तो यहां मीन पोजीशन से ऊपर की ओर या फिर मीन पोजीशन से नीचे की ओर वाइब्रेट कर रहे होंगे। इस वेव को ट्रैवल करने के लिए ट्रांसवर्स वेव वैसे डिपेंड नहीं करती है, ट्रांसवर्स वेव बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है स्टूडेंट्स। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ट्रांसवर्स वेव मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन मैंने ये कहा इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल आपके पास आता है कि मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने ये दो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट्स ले ली और इसमें आपने एक थ्रेड को या एक रबर को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे यहां से ऊपर की ओर इस तरीके से ले जाते हो और इसको छोड़ते हो, तो आपको पता है कि इसमें इस तरीके से ये स्ट्रेच प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी लाइक दिस। अब आप इसमें जानते हो कि वेव प्रोपेगेशन फॉरवर्ड है, लेकिन किसी टाइम पे अगर आपको पार्टिकल को देखना होगा तो दे विल बी ऑसिलेटिंग, या ऑसिलेट वो कैसे कर रहे होंगे, जहां को वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो क्रिश्चियन हाइगन ने क्या सजेस्ट किया, क्रिश्चियन हाइगन ने कहा कि जो लाइट होती है ये एक वेव होती है, ये एक पार्टिकल नहीं होती, ये एक वेव होती है। और वेव भी कौन सी स्टूडेंट्स,
वेव होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और इस तरीके से ये हमारे एटमॉस्फेयर में या पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है। इन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से हमारे पूरे स्पेस में एक मीडियम बना हुआ है। इस मीडियम का उन्होंने नाम रखा ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस ईथर स्टूडेंट्स, ल्यूमिनिफेरस ईथर का जो केमिस्ट्री वाला ईथर होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा ल्यूमिनिफेरस ईथर एक स्पेशल तरह का मीडियम है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है स्टूडेंट्स, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए स्टूडेंट्स लाइट इसमें से इतनी फास्ट मूव कर जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे इन्होंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है वो जो वेव आपके पास जो लाइट वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, तो इनका कहना यह था कि अगर लाइट जो होगी वो किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, फॉर एग्जांपल वाटर में ट्रैवल करेगी या फिर ऑयल में ट्रैवल करेगी, तो वहां ये कंपैरेटिवली फास्टर होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि वहां पर ये फास्टर होती है। जब ये एक ऐसे मीडियम में से ट्रैवल करती है जहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिपेंड करती है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर आपके पास मीडियम आपने वाटर या ऑयल लिया है यानी कि लिक्विड लिया है, तो वहां पर कंपैरेटिवली फास्ट ट्रैवल करती है। जैसे साउंड जो होती है वो सॉलिड्स में फास्टेस्ट होती है, स्टील में, देन वाटर एंड देन कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ एयर। लेकिन स्टूडेंट्स इनकी जो थ्योरी थी, जो इन्होंने प्रपोज किया कि लाइट जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में प्रोपिगेट करती है और पूरा यूनिवर्स एक स्पेशल तरह के मीडियम से बना हुआ है, उसका नाम है ल्यूमिनिफेरस ईथर। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी आपको एविडेंसेस नहीं मिले उस टाइम पे, इसीलिए स्टूडेंट्स इनकी जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वहां पर सामने आ रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स देयर वर टू साइंटिस्ट, एक का नाम था आपके पास फ्रेस्नेल और दूसरे का नाम था आपके पास यंग्स। फ्रेस्नेल और यंग्स ने स्टूडेंट्स लेटर स्टेजेस में, लेटर 90s में ये प्रूव करके बता दिया, लेटर 19th सेंचुरी में ये प्रूव करके बता दिया कि वेव जो होती है, यानी कि जो लाइट वेव होती है, ये ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स होती है, ना कि ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है। और स्टूडेंट्स ऐसा भी कोई आपके पास ईथर जो था ल्यूमिनिफेरस ईथर, इस तरह का कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर सच में कोई मीडियम होता है जो जिससे जो पूरे यूनिवर्स में फैला है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत लेटर स्टेजेस में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। हालांकि स्टूडेंट्स इन्होंने काफी चीजें जो थी वो सही कही थी, जिनको टाइम के साथ जो और साइंटिस्ट आए उन्होंने इसे सही प्रूव किया। देन स्टूडेंट्स देयर वर वन मोर थ्योरी, एक और थ्योरी आपके पास थी। उस थ्योरी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, लाइट का देखिए एक और कैरेक्टर सामने आया। लगभग जैसे मैंने कहा कि लेटर 19th सेंचुरी, लगभग 1873 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने यह प्रूव करके बताया कि लाइट जो होती है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के बेसिस पे ये कहा कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मतलब एक ऐसी वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं लाइक दिस। तो कंसीडर स्टूडेंट्स ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये रेड से मैं इसे यहां पर बना रहा हूं, और इसमें पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल। और फर्दर मोर स्टूडेंट्स जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो
आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। सो दिस इज वेव प्रोपेगेशन। वेव इस तरीके से आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के, और ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है वेव प्रोपेगेशन के, वेव प्रोपेगेशन के। यानी कि स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ वेव है। ये ट्रांसवर्स वेव है स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रांसवर्स वेव। इन वेव्स को इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट भी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है स्टूडेंट्स, इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए ये पूरे स्पेस में मूव कर पाती है, चाहे वहां पर मीडियम है या वहां पर मीडियम नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा कि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि केवल वहीं पर ट्रैवल करती है जहां मीडियम नहीं होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद देयर इज मीडियम, बट स्टिल वहां पर भी ये मूव कर सकती है। बट अगर मीडियम में तो ये मूव कर ही सकती है, लेकिन अगर कहीं पर मीडियम नहीं भी है वहां पर भी ये मूव कर सकती है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हमने पढ़ा था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसी टाइम पे लगभग 30 साल बाद मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि लाइट जो होती है स्टूडेंट्स वो एक स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। इन स्मॉल पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। इन स्मॉल पैकेट्स को उन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, क्वांटा। क्वांटा जो होता है ये क्या होता है आपके पास, ये होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी पैकेट्स आपके पास होते हैं ये फिक्स्ड एनर्जी पैकेट्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। डिसकंटिन्यूअसली लाइट को ये एमिट करते हैं, ध्यान रखिएगा। पैकेट ऑफ एनर्जी या क्वांटा लाइट का कौन सा क्वांटा होता है स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि लाइट जो होती है वो ऐसे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो इन पैकेट्स को इन्होंने नाम दिया फोटोन। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो ये पार्टिकल नेचर को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे 1905 में। इन्होंने उस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम डिटेल में स्टडी करके आ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड स्टूडेंट्स उसके बाद 1906 में विक्टर डुबॉइस जो थे इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें इन्होंने कहा कि पूरा नेचर जो है वो डुअल नेचर शो करता है। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज जो है वो डुअल नेचर शो करती है। उन्होंने कहा कि मैटर जो आपके पास मैटर होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और वो वेव इक्वल होती है h/mv के। ये वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर बहुत ज्यादा है मास किसी ऑब्जेक्ट का तो उसकी वेवलेंथ जो होगी कंपैरेटिवली बहुत छोटी आएगी, और उस वेवलेंथ का कोई भी यूज नहीं है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स अगर आपके पास आप बात कर रहे हो किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तो उसका मास बहुत कम होगा, यानी कि उसकी वेवलेंथ जो होगी वो कंपैरेटिवली एक इस ऐसे साइज की होगी जिसको आप मेजर कर सकते हो प्रॉपर्ली। तो ये था कुछ बेसिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाइट के बारे में। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं वेव थ्योरी, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स से आप क्या समझते हो, वेव फ्रंट्स एंड रेस किस तरीके से बनती है, वेव फ्रंट्स एंड रेस। तो स्टूडेंट्स वेव फ्रंट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्वाइट लेक है और उसके बीच में आप पत्थर मार देते हो, आपने उसमें स्टोन को थ्रो कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं यहां पर अगर आपने स्टोन को थ्रो किया है तो इस तरीके से कुछ सर्कुलर पैटर्न्स बन रहे होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस।
इस तरीके से बन रहे होंगे सर्कुलर पैटर्न्स, और ये सर्कुलर पैटर्न्स टाइम के साथ स्टूडेंट्स बड़े होते जाएंगे, टाइम के साथ बड़े होते जाएंगे, आप जानते हैं, लाइक दिस। अब इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स, कंसीडर, हम लाइट को एक वेव मान के चलते हैं। तो वेव में स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं वेव को, वेव में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बारे में नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसे कहते हैं स्टूडेंट्स क्रेस्ट, जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है उसे आप कहते हैं ट्रफ। ये आपके पास है ट्रफ, तो ये पूरा आपके पास ट्रफ है, ये ट्रफ है, एंड ये आपके पास है क्रेस्ट। स्टूडेंट्स इस क्रेस्ट में ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड। यहीं पर आपको बता देता हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। देन स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है उसे आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, और यहां से आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ और न्यू से डिनोट होती है, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो आई होप कि आपको ये एक दो चीजें क्लियर है। अब स्टूडेंट्स लाइट इस तरीके से मूव कर रही है, लाइट सबसे पहले वेव यहां की ओर प्रोपेगेट हुई, और सबसे पहले यहां पर एक वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट, और लाइट इस तरीके से बाहर की ओर सर्कुलर पैटर्न्स में मूव करना स्टार्ट कर। स्टूडेंट्स कंसीडर ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स जो है ये क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहे हैं, कंसीडर। तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहे होंगे वो सेम फेज में होंगे, ध्यान रखिएगा। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स जो आपके पास ये कंसीडर जो मैंने डॉटेड में रिप्रेजेंट किया है, कंसीडर ये आपके पास है ट्रफ। तो ट्रफ के ऊपर भी जितने पार्टिकल्स लाई कर रहे होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से वेव जो होगी ना वो इस ऐसे बाहर की ओर ट्रेवल कर रही होगी, इस तरीके से वो मूव कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम फेज में है, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हैं टुगेदरली दे कॉन्स्टिट्यूट वेव फ्रंट। सारे पार्टिकल जो क्रेस्ट के ऊपर होंगे स्टूडेंट्स, मैंने कहा जितने भी पार्टिकल्स क्रेस्ट के ऊपर होंगे, क्रेस्ट में आप जानते हो इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है क्रेस्ट यानी कि इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए स्टूडेंट सारे के सारे पार्टिकल जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में है वो सेम फेज में है, दे आर इन द सेम फेज। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑल द पार्टिकल्स विच आर लाइंग ऑन द ट्रफ, जितने भी पार्टिकल्स ट्रफ के ऊपर लाई कर रहे हैं वो भी सेम पोजीशन ऑफ मिनिमा है, और वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स वो भी आपके पास है सेम फेज में, वो सारे के सारे पार्टिकल भी है सेम फेज में। देयरफॉर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में है जो लाई कर रहे हैं क्रेस्ट के ऊपर, और सारे पार्टिकल जो ट्रफ के ऊपर लाई कर रहे हैं वो भी सेम फेज में है स्टूडेंट्स। तो कैन आई से स्टूडेंट्स कि द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, लोकस यानी कि द पाथ फॉलोड, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जो यहां पर सेम फेज में थे, उनका अगर हम पाथ को ट्रेवर्स करें, अगर हम उनके पाथ को लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लें, सो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, दे कॉन्स्टिट्यूट वेव फ्रंट। उससे बनता है स्टूडेंट्स वेव फ्रंट। यानी कि स्टूडेंट्स यहां पर प्रपोज ये हुआ कि सारे के सारे पॉइंट्स जो क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सारे सेम फेज में है स्टूडेंट्स। तो आप वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द
इन द सेम फेज। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह समझ आया होगा। जो वेव फ्रंट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो वेव फ्रंट होता है स्टूडेंट्स, ये एक सरफेस होता है। इट इज अ सरफेस। कैसा सरफेस? अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इसे आप कहते हैं वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेट मी डिस्कस ऑल टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स विद यू। तो सबसे पहला टाइप ऑफ वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट कंसीडर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। थोड़ा वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। एक पॉइंट सोर्स आपके पास है और ये पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा है लाइक दिस। हर एक डायरेक्शन में लाइट को प्रोपेगेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, वो सेम है लाइक दिस। सो इस टाइम पे अगर मैं यहां पर कहीं पर भी एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं इन सभी पॉइंट्स जो सेम फेज में होंगे लाइक दिस, ये पार्टिकल्स सारे सेम फेज में होंगे, इनके पाथ को अगर मैं ट्रैवर्स कर देता हूं तो ये होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट स्टूडेंट्स। इन द सिमिलर मैनर ये मैंने बना दिया यहां पर क्रेस्ट, इसके बाद फिर से बनाता हूं ये ट्रफ लाइक दिस, फिर ये बन जाता है लाइक दिस। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट। ध्यान रखिएगा, अगर वेव ट्रैवल कर रही हो हर एक डायरेक्शन में एक पॉइंट सोर्स से, कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि ये कैसा सोर्स होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट ही क्यों बनता है स्टूडेंट्स? ये इसलिए बनता है क्योंकि सारे पॉइंट्स जो होंगे वो पॉइंट सोर्स से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, इक्विडिस्टेंट। और जो डिस्टर्बेंस यहां से स्टार्ट होती है, बिकॉज वेव क्या होती है स्टूडेंट्स? वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। जो डिस्टर्बेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुई, कंसीडर जैसे मैं इसको ओ नाम दे रहा हूं बीच में, जो वेव आपके पास जो डिस्टर्बेंस ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई वो यहां पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो यहां पर सेम फेज में है, वहां पर वो सेम टाइम में पहुंची है स्टूडेंट्स। उसको रीच करने के लिए जो टाइम यहां पर लगा है वो सेम है। इसीलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम सेम लगा है, सभी ने इक्वल डिस्टेंस मूव किया है, तो यही रीजन है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो वेव फ्रंट बना है वो स्फेरिकल है। ध्यान रखिएगा। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट? अगर स्टूडेंट्स कंसीडर आपके पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो शेप में लीनियर है। मैंने कहा जो सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स वो लीनियर है लाइक दिस। इस तरीके का सोर्स है आपके पास लाइक दिस। और स्टूडेंट्स इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स बनी होती है लाइक दिस, ये है आपके पास स्लिट। तो स्लिट के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस होता है ये आपके पास लीनियर होता है। तो यहां से जो वेव फ्रंट्स जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं, वो होते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट स्टूडेंट्स आप इस तरीके से बना सकते हो। ये आपके सामने मैंने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना दिए हैं, जो एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट या आप कह सकते हैं लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, यहां से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे तो वो इस तरीके से होंगे स्टूडेंट्स। ये है आपके पास वेव फ्रंट, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लाइक दिस। यही आप यहां पर भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स लाइक दिस। ये है आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। ध्यान रखिएगा,
इसके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो शेप होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, या तो वो लीनियर होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर स्लिट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लिट। तब जाके आपके पास जो सिलेंड्रिकल जो वेवफ्रंट्स होंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे। इनका स्टूडेंट्स जो पाथ होता है वो सिलेंड्रिकल इसलिए होता है क्योंकि मैं यहां पर लिख लेता हूं कि लोकस जो होता है ऐसे सभी पॉइंट्स का, द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, देखिए इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर सोर्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर सोर्स will be cylindrical, will be cylindrical। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए कंसीडर मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्लिट बनाता हूं, यह है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर स्लिट। अब यहां से वेव आगे की ओर ट्रेवल कर रही है, कंसीडर एक बहुत छोटा सा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है लाइक दिस। लाइट स्टूडेंट्स जब ऐसे आगे की ओर जा रही होगी लाइक दिस, इस तरीके से जब लाइट ऐसे फॉरवर्ड एनवेलप में ट्रेवल करेगी तो यहां पर जो जितने भी वेव फ्रंट्स पहुंचे होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे लाइक दिस। वो तभी इक्विडिस्टेंट हो पाएंगे जब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे कहता कि यहां पर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करता हूं, तो जो यहां से चलेगा स्टूडेंट्स वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग पहुंचेगा, जो यहां से चलेगा वो अलग पहुंचेगा, जो बीच से चलेगा वो अलग टाइम पे पहुंचेगा। तो सब अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पर जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास होता है तीसरी तरह का वेव फ्रंट जिसे आप कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी वेव फ्रंट जो किसी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वहां से निकल रहा है, कोई भी वेव फ्रंट जो या तो स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है और जो आगे की ओर एडवांस हो रहा है, उसका स्टूडेंट्स जो कर्वेचर होता है, यानी कि जहां तक वो फैलता है, वो टाइम के साथ जो होता है वो घटता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो जब काफी डिक्रीज कर जाता है वो वेव फ्रंट, तो काफी टाइम के बाद जो उसका शेप होता है वो किस तरह का होता है स्टूडेंट्स, वो एक प्लेन वेव फ्रंट की शेप का होता है लाइक दिस। ये आपके पास है प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, इसे आप कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी वेव फ्रंट में आपने क्या किया, अगर आपने एक एरो ड्रॉ कर दिया, तो ये एरो जो होता है वो रे की डायरेक्शन को बताता है। एन एरो ड्रॉन, ध्यान रखिएगा, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। अगर आपने एक एरो बनाया जो परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, और किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मैंने ये क्यों लिखा है स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि देखिए अगर वेव फ्रंट इस तरीके से है तो परपेंडिकुलर इस साइड को भी आप बना सकते हैं, इस साइड को भी बना सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड एनवेलप होता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो मूव करता है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेव फ्रंट के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसे आप कहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, उसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स रे, उसे आप कहेंगे रे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंसीडर ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है, ये मैंने बना दिया प्लेन वेव फ्रंट। कुछ टाइम के बाद जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स यहां पॉइंट सोर्स से चला तो यहां स्फेरिकल है, यहां स्फेरिकल है, यहां स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, लेकिन स्टूडेंट्स टाइम के साथ आप चेक कर सकते हो ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया है, और लाइक दिस कुछ टाइम के बाद इसका कर्वेचर जो होगा वो ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट्स लाइक दिस, ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टूडेंट्स, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रे से। आई होप आपको यह समझ आया होगा।
तो ये है आपके पास रे। रे क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज द परपेंडिकुलर ऑन द फॉरवर्ड एनवेलप। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो एक वेव फ्रंट से, देखिए एक वेव फ्रंट से यहां तक का जो टाइम है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का जो टाइम पीरियड है, जैसे यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा स्टूडेंट्स, टाइम जो होगा एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जो लगता है, वो टाइम स्टूडेंट्स सेम होगा। ध्यान रखिएगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2, पोजीशन 3 से पोजीशन 4, पोजीशन 4 to 5, position 5 to 6 and then position 7 to 8। यहां की और जो टाइम लगा है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जाने के लिए, वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक जाने के लिए, वो डिस्टेंस, वो टाइम क्या है स्टूडेंट्स? वो सेम है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑल द वेव फ्रंट्स, all wavefronts of light, all wavefronts of light travel with same speed, travel with same speed। सारे वेवफ्रंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेम स्पीड से मूव करते हैं। ऑल दी वेवफ्रंट्स दे स्टार्ट फ्रॉम, दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड। और वो स्पीड कितनी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब जानते हैं, अगर आप लाइट की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से सारे के सारे वेवफ्रंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मूव करते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अगर आप बात कर रहे हो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की, जैसे मैंने ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बना दिए हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जब इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको एक रे बनानी है, तो वो रे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे मैंने ये बना दिया स्टूडेंट्स, ये रे, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर इन परपेंडिकुलर्स को स्टूडेंट्स आप एक्सटेंड करते हो, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हुए नजर आते हैं, लाइक दिस। मतलब इन, जैसे ये बाहर की ओर है स्टूडेंट्स, ये वेवफ्रंट बाहर की ओर जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बाहर की ओर रहा है, तो इसे आप कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज डाइवर्जिंग, इसे आप कहेंगे डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, कंसीडर, ये आपके पास स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये है लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की और ये सारी की सारी रेज आ रही है लाइक दिस, ये यहां की ओर, अब आप परपेंडिकुलर ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से। ये सारी रेज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से, और ये जो वेव फ्रंट्स है ये अंदर की ओर है, तो इन्हें आप कहते हो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, इन्हें आप कहते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको वेव फ्रंट्स का आइडिया हो गया होगा। दिस विल बी ए न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस, तो ये समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास है हाइगन्स प्रिंसिपल। अब जो आपके पास क्रिश्चियन हाइगन थे, उन्होंने कुछ थ्योरी प्रपोज की है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है ये बताते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक का नाम है हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी वेवलेट, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और कौन कौन से लॉज थे जो यहां पर क्रिश्चियन हाइगन ने प्रपोज किए थे। तो देखिए हाइगन क्या कहते हैं, हाइगन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है
यानी कि लाइट वेव की फॉर्म में कैसे ट्रैवल करती है, वो ये बताते हैं कि वेव फ्रंट जब किसी मीडियम में मूव कर रहा होता है तो वो वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स की फॉर्म में मूव करता है। अब ये सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड होती है और सेकेंडरी वेवलेट बना देती है। मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये क्वाइट लेक थी और यहां पर ये वेव फ्रंट यहां पर सबसे पहले चला। कंसीडर ये आपके पास है क्रेस्ट, उसके बाद ट्रफ, उसके बाद फिर से क्रेस्ट एंड सो ऑन लाइक दिस। इसी तरीके से वेव बाहर की ओर ट्रैवल कर रही है। स्टूडेंट्स, जो वेव इस पर्टिकुलर टाइम पे है, ध्यान से देखिएगा, जो वेव इस पर्टिकुलर टाइम पे है यानी कि जो पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, कैन आई से स्टूडेंट्स कि यही पॉइंट्स टाइम के साथ जो होंगे वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां, लाइक दिस। जो पॉइंट्स आपके पास, इसे वेव नंबर 1 कह देते हैं, जो वेव 1 के ऊपर थे वो टाइम के साथ वेव 2 के ऊपर पहुंच गए। अब ये पॉइंट्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो यहां, लाइक दिस। तो कैन आई से स्टूडेंट्स कि जो नया एनवेलप बना है वो उन्हीं पॉइंट से बना है जो पुराने पुराने एनवेलप के ऊपर थे स्टूडेंट्स। कैन आई से दिस थिंग? तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट के ऊपर होता है वो सोर्स होता है सेकेंडरी वेव्स का, इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। वेव 2 को नाम दिया गया सेकेंडरी वेव। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट के ऊपर जो होता है सोर्स के, वो सेकेंडरी वेव की तरह बिहेव करता है और यही पॉइंट लेटर ऑन विच एड अप, ये ऐड होके क्या बनाता है स्टूडेंट्स? इट गिव अ वेव फ्रंट। कहां पर स्टूडेंट्स? इन लेटर टाइम, इन लेटर टाइम। यही आपके पास कुछ टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये थी आपके पास ये थ्योरी। इसमें कुछ अजम्पशंस ली गई थी स्टूडेंट्स। क्या अजम्पशंस थी वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी? देखिए, हर एक थ्योरी को वैलिड बनाने के लिए एक साइंटिस्ट की इमेजिनेशन बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये उस इमेजिनेशन के लिए कुछ अजम्पशंस बनाई जाती हैं। तो ये अजम्पशंस यानी कि थ्योरी तभी वैलिड होगी अगर ये आप मान के चलेंगे तो देखिए क्या थी अजम्पशंस। पहला इसमें कहा गया था कि हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट पे, ये एक फ्रेश सोर्स होता है न्यू डिस्टर्बेंस का, जैसे मैंने आपको कह ही दिया। उसे आप कहते हैं सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट। हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट पे वो एक नया फ्रेश सोर्स एक्ट करता है न्यू डिस्टर्बेंस के लिए, उसे आप कहते हैं सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट। ये प्रिंसिपल मैंने आपके पास यहां पर लिख भी दिया है और ये अजम्पशन है। देन स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, द सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स, ये स्प्रेड करते हैं, द स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन में ये स्प्रेड करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? विद स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। विद स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में स्टूडेंट्स, इन गिवन मीडियम। ये आपके पास सेकेंड अजम्पशन थी कि उसके बाद वेव जो होती हैं यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन में, बैकवर्ड मूव नहीं करते हैं, ये हम अभी देखेंगे भी स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है आपके पास कि जो नया वेव फ्रंट बनेगा किसी लेटर स्टेजेस पे, न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, ये स्टूडेंट कहां से मिलेगा? फॉरवर्ड एनवेलप से। एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप, is given by forward envelope.
फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो सरफेसेस बनेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उन पे टेंजेंट गिराना है आपने। यहां पर मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए कि ये होगा टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल सरफेस इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियल सरफेस इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियल सरफेस इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अब जो यहां पर कही गई है चीजें, इसको स्टूडेंट्स मैं आपको एक वेव फ्रंट बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसीडर स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक वेव फ्रंट है ए बी, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी, दिस इज ए बी वेव फ्रंट, और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, कंसीडर दीज आर द पॉइंट्स, ये आपके पास पॉइंट्स है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस साइड से आगे की ओर मूव कर रहे होंगे, वेव ऐसे आगे की ओर प्रोपिगेट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ टी टाइम के बाद ये चेक करना है कि ये वेव फ्रंट कहां पर मूव किया होगा, मैं कह रहा हूं आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं स्पीड जो है वेव फ्रंट की, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट कितनी है, स्पीड ऑफ वेव फ्रंट है सी, और सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो सारे स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करेंगे। तो कैन आई से स्टूडेंट्स कि हर एक पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना मूव किया होगा, कैन आई से कि डिस्टेंस मूव किया है स्पीड इनटू टाइम, दैट इज सी इनटू टी। हर एक पार्टिकल ने टी टाइम में, क्योंकि सभी को सेम टाइम लगा होगा, ये हम थ्योरी प्रपोज करके आए थे, हर एक पार्टिकल ने टी टाइम में जो डिस्टेंस मूव किया होगा वो होगा सी टी। तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, दिस इज सी टी, दिस इज सी टी, ये डिस्टेंस सभी के लिए सी टी है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो आपने सी टी डिस्टेंस माना है, इस सी टी डिस्टेंस को आप मान सकते हो रेडियस, इस सी टी डिस्टेंस को आप क्या मान सकते हो, रेडियाई और रेडियस। इसे रेडियाई मान के स्टूडेंट्स आप एक स्फीयर बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, लाइक दिस। ये आपके पास बन गया स्टूडेंट्स, ये है आपका वेव फ्रंट, लाइक दिस, ये है वेव फ्रंट। इस तरीके से आप वेव फ्रंट को ड्रॉ कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, इतना डिस्टेंस मूव किया है, अब हम अपने थर्ड पोस्टुलेट का यूज करते हैं कि अगर इन सभी वेवलेट्स के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, लाइक दिस, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन हियर, तो स्टूडेंट्स ये मुझे मिला न्यू वेव फ्रंट, ये आपके पास बना है न्यू वेव फ्रंट। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नया वेव फ्रंट जो क्रिएट हुआ है, ये है न्यू वेव फ्रंट। आई होप आपको ये समझ आया। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, अगर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, तो ये टेंजेंट एक और वेव फ्रंट बना रहा है। ये स्टूडेंट्स, चलिए इसे कह देता हूं मैं ई एफ, इसे कह देता हूं सी डी। जो सी डी वेव फ्रंट है स्टूडेंट्स आपके पास, ये है न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। और स्टूडेंट्स जो ई एफ वेव फ्रंट है, ये आपके पास है ओल्ड वेव फ्रंट। देखिए ए बी से भी पहले वाला वेव फ्रंट, जो यानी कि ए बी से टी टाइम पहले रहा होगा, ए बी से टी टाइम पहले जो रहा होगा वेव फ्रंट, वो है आपके पास ई एफ वेव फ्रंट। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको नाम देता हूं यहां स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक दिस, इसे कहता हूं ए डैश बी डैश सी डी, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स यहां ए डैश बी डैश सी डैश, ये जो डिस्टेंसेस ट्रैवल किए होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके पास, ये डिस्टेंसेस सेम होंगे, ये आप जानते हो, क्योंकि मैंने यहां पर एक स्फेयर या सर्कल बनाया है जो इसकी रेडिया है, और रेडिया सभी की क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। आई होप आपको यह समझ आया स्टूडेंट। इस तरीके से हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वेव होगी वो आगे की ओर ट्रैवल करेगी और सेकेंडरी वेवलेट्स बनाती जाएगी। जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो
एक्ट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, नई डिस्टर्बेंस का वो सोर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज डिस्कस करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। कोई भी बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो मैंने आपके पास बताया था ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये इन पॉइंट्स के थ्रू जो एनर्जी होगी ना स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ वेव फ्रंट, वो मूव करेगी। एनर्जी जो होगी वेव फ्रंट की वो कहां से मूव करेगी? ए डैश पाथ के थ्रू, बी डैश, सी डैश एंड सो ऑन लाइक दिस। इस तरीके के जो आपके पास पार्टिकल्स थे, ये जो डिस्टेंसेस थे, इस डिस्टेंस से ये एनर्जी आगे की ओर मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी होती है उसका बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल नहीं होता है वेव फ्रंट में। एनर्जी जो होती है वो बैकवर्ड फ्लो इसका पॉसिबल नहीं है, बैकवर्ड फ्लो नॉट पॉसिबल जब वेव फॉरवर्ड मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स हालांकि ये मैं आपको लेटर स्टेजेस में डिस्कस करूंगा जो प्रॉपर फॉर्मूला है, क्योंकि उसके लिए आपको इंटरफेरेंस आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो एम्पलीट्यूड होता है ना वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 के। यानी कि ये डिपेंड करता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 या कॉस स्क्वायर 2 थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास थीटा, कंसीडर वेव आगे की ओर जा रही है, कंसीडर वेव आगे की ओर जा रही है लाइक दिस, और पार्टिकल्स भी आगे की ओर जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि थीटा यहां पर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? एम्पलीट्यूड जो आएगा स्टूडेंट्स, उस केस में एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अच्छा स्टूडेंट्स, थीटा है क्या? थीटा कौन सा एंगल है? तो थीटा इज द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जिस टाइम पे आपने वेव को कंसीडर किया हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, and the direction of secondary wavelet, and the direction of secondary wavelet, secondary wavelet। तो जब आगे की ओर जा रहा है स्टूडेंट्स तो थीटा 0 होगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा कितना? कॉस थीटा मैक्सिमम होगा 1। बट स्टूडेंट्स जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, मतलब जब बैकवर्ड वेव फ्रंट होगा, इस तरीके से पीछे की ओर वेव जब आ रही है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स कैन आई से कि जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का, एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप थीटा को 180 लिखते हो, आप जानते होंगे कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो ये बन जाता है 1 माइनस 1 बाय 2 यानी कि 0। तो स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड बैकवर्ड की ओर वो कितना है? वो 0 है। तो जब स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड ही नहीं है तो इसका मतलब है कि वेव बैकवर्ड मूव नहीं करेगी, केवल फॉरवर्ड एनवेलप पॉसिबल होगा, केवल वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और यही रीजन है कि बैकवर्ड वेव फ्रंट आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये था हाइगन का प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स का, जिसके बेसिस पे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने जाना कि एक वेव फ्रंट जो होता है वो एक सरफेस होता है जिसका फेज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमने जाना कि रे ऑफ लाइट जो होती है वो एक
नॉर्मल जब आप ड्रॉ करते हो किसी वेव फ्रंट के ऊपर या परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करते हो किसी वेव फ्रंट के ऊपर, वो होती है रे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी होमोजीनियस मीडियम या आइसोट्रोपिक मीडियम होते हैं, देखिए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम क्या क्या मतलब होता है, एक ऐसे मीडियम स्टूडेंट्स जिनकी जो कॉम्पोजिशन रहती है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कॉम्पोजिशन ये डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। ऐसे मीडियम को हम होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। तो किसी भी होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स, वो हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो आपके पास वेवलेट्स उस केस में बनते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। और स्टूडेंट्स जो रेज होती है ये परपेंडिकुलर होती हैं आपके पास उन वेव फ्रंट्स के, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और लास्ट में हमने ये देखा कि केवल जो फ्रंट पोर्शन होता है या फॉरवर्ड एनवेलप जो होता है वो ऐड होके फॉरवर्ड वेव फ्रंट बनाता है स्टूडेंट्स। बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है। बैकवर्ड जो होती है पीछे की तरफ को एनर्जी ट्रेवल नहीं करती है, रे बैकवर्ड मूव नहीं करती है, इसीलिए डिस्टर्बेंस आपको बैकवर्ड देखने को नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस आप एक सोर्स या आप उसके सामने एक सरफेस क्रिएट ना कर देते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास हाइगन प्रिंसिपल। प्योरली ये एक थ्योरेटिकल थ्योरी है जिसमें मैथमेटिकल कुछ ज्यादा है नहीं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारियां इसी अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। ओके।